नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की पहली औपचारिक मुलाकात। नीतीश ने कहा, वित्त आयोग की रिपोर्ट से बिहार को 50,000 करोड़ का नुकसान, केंद्र से भरपाई की मांग। जाट आरक्षण का रास्ता निकालने की तैयारी में बीजेपी। प्रधानमंत्री मोदी से मिले पार्टी के जाट नेता। अरुण जेटली की अध्यक्षता में बनी कमेटी। शेयर बाजार में साल की सबसे बड़ी गिरावट, 650 अंक रुका। सेंसेक्स डॉलर के मुकाबले 34 पैसे गिरा रुपया। यमन सरकार के साथ आए अरब देश। हूती विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमले, सैन्य कार्रवाई के विरोध में ईरान। विश्व कप में भारत का सफर खत्म। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने 95 रन से हराया। फाइनल में न्यूजीलैंड से मुकाबला। और देखते हैं पहली खबर। पिछले हफ्ते आईएस के आतंकी हमलों के बाद यमन में अब हूती विद्रोहियों ने लड़ाई तेज कर दी है। विद्रोही राजधानी सना के बाद दूसरे इलाकों में अपनी पैठ बनाने में लगे हैं। वहीं हूती विद्रोहियों के खिलाफ यमन सरकार का साथ देते हुए सऊदी अरब ने हवाई हमले शुरू कर दिए हैं, जबकि ईरान ने तुरंत सैन्य कार्रवाई रोकने की मांग की है। भारत समेत कई देशों ने मध्य एशिया में बिगड़ते हालात पर चिंता जताई है। यमन में हालात बेहद खराब हो गए हैं। हूती विद्रोहियों ने अदन के हवाई अड्डे समेत कई प्रमुख ठिकानों पर कब्जा जमा लिया है। राष्ट्रपति के महल की घेराबंदी के बाद राष्ट्रपति अब्दुल रब्बू मंसूर हादी सुरक्षित इलाके में चले गए हैं। नहनु अब्नाअ अल-जनूब सनुकातिल हत्ता आखिर दम मिन हयातना व सनस्मुद बवजह अल-अअदा अल-मुहतल्लीन व सनضربهم बअयदीना व बिल-हिजारा बकुल्ल शै मा लदैना। विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों ने हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिका में सऊदी अरब के राजदूत अब्देल अल-जुबैर ने कहा कि राष्ट्रपति हादी की सरकार को बचाने के लिए सैन्य कार्रवाई की जा रही है। अरब देशों के विदेश मंत्री यमन संकट पर बात करने के लिए मिस्र पहुंच गए हैं। We will do whatever it takes in order to protect the legitimate government of Yemen from falling and from facing any dangers from an outside militia. We have a situation where you have a militia group that is now in control or can be in control of ballistic missiles, of heavy weapons and of an air force. भारत, अमेरिका, चीन समेत कई देशों ने यमन में जारी हिंसा पर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को फिर यमन से अपने नागरिकों को फौरन निकलने की एडवाइजरी जारी की है। The security situation in Yemen is fragile with high possibility of major conflict and disturbances. We therefore urge and advise all Indian nationals who are resident in Yemen to consider leaving Yemen on a voluntary basis by earliest available commercial flights. शिया हूती विद्रोहियों ने पिछले साल राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने संसद भंग कर सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। यमन में अमेरिका और अरब समर्थित सरकार है। हूती विद्रोही लंबे समय से सत्ता में बड़ी भागीदारी की मांग करते रहे हैं और सरकार के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी है। वहीं यमन सरकार ईरान पर विद्रोहियों की मदद करने का आरोप लगाती रही है और संयुक्त राष्ट्र से मदद की मांग की है। हिंसा के दौर से गुजर रहे यमन में अशांति क्षेत्रीय स्थिरता के लिए चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और यमन के ताजा हालात और उसका भारत पर पड़ने वाले असर पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जेएनयू से प्रोफेसर ए.के. पाशा साहब हैं, जो कि डायरेक्टर हैं गल्फ स्टडीज प्रोग्राम के। पाशा जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जिस तरीके का ये पूरा माहौल दिख रहा है, मैं कहूँ कि पिछले 1.5 साल से वहां पर जिस तरीके के प्रयास हुए, यूएन ने भी उसमें एक दखल देने की कोशिश के बावजूद हालात बद से बदतर क्यों हो रहे हैं? क्या वजह है इसकी? पहली वजह यह है कि ये कोल्ड वॉर है सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच। सऊदी अरेबिया जो अब्दुल हादी को पहले अली अब्दुल्ला साले को सपोर्ट किया और ईरान जो है हूती जो ज़ैदी शिया हैं उनको सपोर्ट कर रहा है। तो इराक के बाद, सीरिया, शाम के बाद ये तीसरा अरब देश है जहां सऊदी अरेबिया ईरान की क्षेत्र जंग बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और वहाँ 2 पॉइंट्स हमें याद रखना है। एक तो ये हूती जो बाकी हैं वो धीरे धीरे अपनी असर और रसूख फौजी
ताकत बढ़ाते आ रहे हैं। पहले सना में कैपिटल में उन्होंने अपना पकड़ मजबूत कर ली, अब जो है अदन में भी पहुंच गए हैं और इससे काफ़ी हिंसा बढ़ती जा रही है। एक तो ये, दूसरी बात ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाइपलाइंस है, ऑयल गैस वाटर सप्लाई, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको भी काफ़ी नुकसान हुआ है। यहाँ तक अब स्थिति ये होगी कि आधे से ज़्यादा लोग सना और अदन में पानी तक नहीं मिल रहा है और हॉस्पिटल्स और दूसरे अन्य बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफ़ी असर हुआ है बॉम्ब ब्लास्ट और किलिंग से। लेकिन जब मैं कहूँ कि अब्दुल्ला सालेह को हटाया गया था और उसके बाद ये जो मैं कहूँ कि उनके करीब 1 साल का जो पैक्ट हुआ, उसके बाद अभी भी क्यों ऐसा लगातार है कि जो हूती लोग हैं वो लगातार उस मैं कहूँ कि एग्रीमेंट को मानने को तैयार नहीं, और ईरान का सपोर्ट भी लगातार जारी, जबकि उस वक्त जब समझौता हुआ था तब तमाम पक्ष राजी दिख रहे थे। जी, इनिशियली हमें भी ये लग रहा था कि हूती इसको मानने के तैयार हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें पता चला कि अमेरिका और सऊदी अरेबिया का असर और रसूख बढ़ता जा रहा है इस एग्रीमेंट को लेके, और उनके डिमांड जो बेसिक डिमांड थे उनको पूरा नहीं किया गया, और ये एग्रीमेंट को लेके उनको धीरे धीरे सना और दूसरे इलाकों से भगाने की कोशिश की, जो कि रिबाउंड हो गया। अब वो यहाँ तक मामला पहुँच गया कि एयरफोर्स भी उनके हाथ में धीरे धीरे जा रहा है, और डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री भी उनके कब्जे में चले गए हैं, और अब्दुल हादी साहब जो प्रेसिडेंट है वो भी, उनको भी एडन से कहीं और दूर जाना पड़ा। तो मतलब धीरे धीरे हूती रिबल्स जो है उनका पब्लिक भी सपोर्ट कर रही है। लेकिन ऐसे में सवाल ये कि जिस तरीके से पब्लिक सपोर्ट भी है, मैं कहूँ कि जो सैन्य तमाम तंत्र है उस पर भी वो धीरे धीरे कब्जा करते हुए देख रहे हैं, ईरान का सपोर्ट नजर आ रहा है, लेकिन सऊदी अरब की ओर से एयर स्ट्राइक जब की जा रही है, अब असल में क्या ये माने कि पूरी तरीके से ये गृह युद्ध के आसार दिख रहे हैं, या फिर अभी भी कहीं कोई विकल्प, कहीं कोई रास्ता दिखता है शांति की तरफ? बहुत कम नज़र आता है विकल्प, कोई सलूशन, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से हालात बदतर होते जा रहे हैं, और मेरे ख्याल से जिस तरीके से अमेरिका इस्लामिक स्टेट को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा है हवाई जहाज़ों से, हवाई हमलों से, सऊदी अरबिया जो यमन में करने जा रहा है उससे मेरे कोई ख़ास सफलता नहीं मिलने की उम्मीद है। और वहाँ जो अल-कायदा है उसकी भी ताकत बढ़ती जा रही है, और उनका जो है इस्लामिक स्टेट से तालमेल हो गया है, और हूतियों को भी मस्जिदों में मारा जा रहा है। पिछले जुमा को नमाज के बाद तकरीबन 150 लोग जो नमाज पढ़ के लौट रहे थे उनको मार दिया गया, तकरीबन 350 लोग जख्मी हो गए। तो ये दोनों के बीच में, शिया और सुन्नी के बीच में, ये जो है जहर फैलता जा रहा है। और क्या इसका फायदा कहीं ना कहीं आपको लग रहा है अल-कायदा या फिर IS वहाँ पर इस मैं कहूँ कि हूती और जो वहाँ की सरकार है उसके जिस तरीके से लड़ाई छिड़ी हुई है उसका पूरा फायदा उठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, या फिर कहीं हूतियों को अप्रत्यक्ष समर्थन भी दिख रहा है उनकी ओर से? नहीं, इसमें और मामला पेचीदा होता जा रहा है, इसलिए कि अमेरिका ड्रोन अटैक्स भी कर रहा है, अल-कायदा के जो ठिकाने हैं वहाँ उस पर भी अटैक कर रहे हैं। वो तो पिछले 2-3 सालों से करते आ रहे हैं, जिससे अल-कायदा बल्कि और मजबूत हो गया है यमन में। और बेसिक प्रॉब्लम ये है कि पिछले कई सालों से सऊदी अरेबिया यमन को आगे बढ़ने नहीं दिया। जो वहाँ उनका असर और रसूख बढ़ाना चाहते थे, इन्फ्लुएंस, वो कोशिश में रहे इस्लाह पार्टी के थ्रू और ट्राइबल ग्रुप्स के थ्रू। और सऊदी अरेबिया और यमन के बॉर्डर के पास बहुत बड़े भंडार गैस और ऑयल के पाए गए हैं, और वो ये नहीं चाहते कि इन भंडारों को लेके यमनी गवर्नमेंट मजबूत हो जाए, और उनकी आबादी जो है सऊदी अरेबिया से ज़्यादा है, और वो ज़्यादा पावरफुल अरब स्टेट ना बन जाए। तो क्या इस पूरी लड़ाई में कहूँ ये फिर जो एक उथल पुथल चल रही है मन के अंदर, इसका सीधा असर कहीं आप देख रहे हैं तेल गैस जो इसके भंडार हैं और जो इसका बाजार है, और कहीं इसका अप्रत्यक्ष निशाना मैं कहूँ या उसका कहीं असर जो है वो भारत पर? हाँ, तेल और गैस के भंडार अगर वहाँ से जो एक्सपोर्ट होगा अगर होगा तो वो उसके असर तो ज़रूर डायरेक्ट होगा। लेकिन दूसरी बात जो चिंताजनक है वो ये है कि यमन जो है सोमालिया की तरह धीरे धीरे कदम बढ़ाते जा रहा है, और उनका कोस्टलाइन जो है बाबल मंदब, जहाँ से हज़ारों जहाज़ सुएज कैनाल के थ्रू यूरोप जाते हैं, उधर से जो माल लेके आते हैं, जिसमें भारत
25 या 30% शिपिंग उसी रोड से जाते आते रहते हैं, और हम पे जो है काफ़ी इम्पैक्ट होगा अगर यमन भी सोमालिया की तरह वहाँ पायरेसी अगर बढ़ती गई, क्योंकि ये ख़तरा जो है बहुत डायरेक्ट है और वो शिप्स को अटैक करने लगे, क्योंकि वहाँ जो अंदरूनी हालत हैं बहुत बिगड़ते जा रहे हैं और जो उनके जो जरिए हैं इकोनॉमिक सोर्सेस धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और एक्सपोर्ट्स वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी असर हो गया जो सोमालिया में हुआ, और वहाँ के लोग ये पायरेसी को जहाज़ों को अगवा करके रैंसम लेना वो कहीं उसी तरह बढ़ ना जाए, और उसका असर और रसूख ओमान पे भी पड़ने वाला है, क्योंकि वहाँ का जो नेबरिंग प्रोविंस है, ट्राइब्स हैं। किस तरह के स्टेप्स की जरूरत है इस वक्त मैं कहूँ कि बाकी दुनिया के देशों को, और जिसके जरिए इस पूरी आग को मैं कहूँ कि रोका जा सके और उसके बाद बुझाने की कोशिश? नहीं, इसमें मेरे ख्याल से बहुत जल्दी यूनाइटेड नेशंस, अरब लीग और नॉन अलाइंड मूवमेंट को, इन तीनों को मिलके पीस कीपिंग फोर्स भेजना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो घमासान की लड़ाई जो हुती और हुती रेबल्स और सुन्नी के बीच में हो रहा है, तो वो नॉर्थ साउथ का भी हो गया है। नॉर्थ और साउथ 1990 में यूनिटी करके एक देश बना है, लेकिन जो साउथ में जो लोग हैं वो अब नॉर्थ के साथ मिलके नहीं रहना चाहते हैं, तो इनको दोनों को मिला के पीस एग्रीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और सऊदी अरेबिया का भी रोल बहुत ही अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो इंटरफियरेंस जो कर रहे हैं एक ग्रुप के हक में, अगर वो न्यूट्रल रहें तो हालात एक पक्ष में खड़े होने से कहीं न कहीं मुश्किलें बढ़ेंगी, विवाद सुलझने की बजाय उलझता नजर आएगा। बादशाह साहब, बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। तो ये थी हमारी आज की पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। दहेज कानून बदलने की तैयारी में सरकार। धारा 498A में संशोधन का खाका तैयार। क्या दुरुपयोग पर लगेगी लगाम? देखिए देश देशांतर, दहेज कानून में संशोधन, आज रात 8:30 बजे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे जैसी सुविधाओं की मांग की है। उन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य में निवेश पर टैक्स छूट देने की बात कही। नीतीश ने कहा कि वित्त आयोग की रिपोर्ट से राज्य को 50,000 करोड़ के नुकसान का अंदेशा है, जिसकी भरपाई केंद्र को करनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये पहली औपचारिक मुलाकात थी। नीतीश ने बिहार के विकास पर नरेंद्र मोदी से बात की और राज्य के लिए कई तरह की सहूलियतें मांगी। प्रधानमंत्री ने इन मांगों पर विचार का भरोसा दिया है। ये हमारा दायित्व भी है कि बिहार के विकास से संबंधित समस्याओं से केंद्र को हम अवगत कराएं और अपनी बात रखें, और तर्क के साथ और आंकड़ों के साथ हमने सारी बातों को रख दिया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के सामने मुख्य रूप से 4 मांगे रखी। नीतीश ने बिहार को विशेष राज्य की तरह ही विशेष छूट देने की मांग की। बिहार में निवेश लाने के लिए टैक्स में छूट की बात भी नीतीश ने रखी। नीतीश के मुताबिक 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट से बिहार को अगले वित्त वर्ष में कम से कम 10,000 करोड़ रुपए कम मिलेंगे। उन्होंने बैकवर्ड रीजन्स ग्रांट फंड पर स्थिति साफ करने की मांग की है। विशेष सहायता की बात की है, और जो पुनर्गठन विधेयक के मुताबिक BRGF के माध्यम से जो पैसा मिलता था उसको जारी रखने की मांग की है। तो इसको लेकर हमने एक सर्वदलीय बैठक भी की थी, और उसमें जो राय उभरी थी उसके आधार पर हमने ज्ञापन भी राज्य की तरफ से सुपुर्द किया। नीतीश ने 26 फरवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी मुलाकात की थी। 2013 में जेडीयू ने बीजेपी से 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ लिया था। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाले नीतीश पिछले महीने वापस मुख्यमंत्री बने थे। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। जाट आरक्षण के समर्थन में बीजेपी के जाट नेता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से मिले।
इसमें केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह और संजीव बालियान के अलावा खाप पंचायतों के कई प्रतिनिधि शामिल थे। जाट नेताओं के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कानूनी दायरे के भीतर मुद्दे के समाधान का भरोसा दिया है। बीजेपी ने जाट आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने का मन बनाया है। पार्टी ने इस बारे में एक समिति गठित की है जो जाट आरक्षण के सभी पहलुओं पर विचार करेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली को इसकी निगरानी का जिम्मा दिया गया है। इसी सिलसिले में बीजेपी से जुड़े कई जाट नेताओं ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई जाट नेता भी इस दल में शामिल थे। पिछली सरकार ने जब लाई थी इस जाट आरक्षण को, उसमें जो कमियां रही थी जल्दबाजी में, उनकी तरफ इशारा किया है। उन कमियों को दूर किया जाएगा, रिव्यू पिटीशन डाली जाएगी, एनसीबीसी से रिपोर्ट मांगी जा सकती है टाइम बाउंड मैनर में, और भी बहुत तरीके हैं सरकार के पास। प्रधानमंत्री जी ने भी हमें आश्वासन दिया कि सरकार और पार्टी दोनों हमारे साथ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी हमें आश्वासन दिया कि पार्टी हमारे साथ है। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी भी जाट आरक्षण के समर्थन में प्रधानमंत्री और अमित शाह से मिलने पहुंची। उधर कांग्रेस ने जाट आरक्षण की गेंद सरकार के पाले में डाल दी है। बॉल जो है एनडीए सरकार के कोर्ट में है, सरकार ने फैसला लेना है और उनको ही उनकी जिम्मेवारी है इसको। यूपीए सरकार ने 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जाटों को ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण देने का फैसला किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल में इस फैसले को खारिज कर दिया। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के जाट बहुल इलाकों में भारी सफलता मिली थी और शायद यही वजह है कि पार्टी ग्रामीण इलाकों में मिले इस नए जनाधार को खोना नहीं चाहेगी। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल में बुजुर्ग नन से बलात्कार की घटना के 12 दिन बाद 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। पहली गिरफ्तारी मुंबई से हुई, जहां आरोपी सिकंदर शेख को हिरासत में लिया गया। वहीं हावड़ा से दूसरे आरोपी गोपाल सरकार को पकड़ा गया है। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपी बांग्लादेशी नागरिक हैं और पूछताछ में सिकंदर ने अपराध में शामिल होने और दूसरे आरोपियों को छिपाने की बात कबूली। पश्चिम बंगाल सरकार पहले ही मामले की सीबीआई जांच का प्रस्ताव भेज चुकी है। CID officers led by DSP C. Anish Sarkar, after prolonged interrogation, arrested one Harborer Gopal Sarkar, son of Kritish Chandra Sarkar of Habra Goalbati, PS Habra, North 24 Parganas, originally from Bangladesh, has been staying illegally from this year 2002 and arrested today a short while ago as he gave shelter to the miscreants prior to this incident. संसद की विधि एवं न्याय संबंधी स्थायी समिति लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की संभावनाएं तलाश रही है। जानकार मानते हैं कि सरकार चाहे तो संविधान के प्रावधान के तहत इस बारे में फैसला ले सकती है। आजादी के बाद 1967 तक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही हुए थे। क्या 2019 में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो सकते हैं? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि संसद की कार्मिक, लोक शिकायत और विधि न्याय संबंधी स्थायी समिति इस मुद्दे पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही है। इसके लिए विभिन्न राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और मान्यता प्राप्त दलों से सुझाव मांगे गए हैं। यही नहीं, आम लोगों और संस्थाओं से भी इस बारे में सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। Overall opinion, public opinion is created that why every time, every year we have to go to the polling station and vote for the government. Why not we have allow the government which is elected for 5 years should see that their promises which were made in their election manifesto being implemented. बार बार होने वाले चुनावों में भारी भरकम खर्च इस सोच के पीछे एक बड़ी वजह है। चुनावों के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती भी किसी चुनौती से कम नहीं है। बार बार चुनाव होने से लगने वाली आचार संहिता से सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों पर भी असर पड़ता है। इसके अलावा साल भर किसी न किसी चुनाव में व्यस्त रहने वाले चुनाव आयोग को स्थानीय निकायों के चुनावों पर भी ध्यान देने में मदद मिलेगी। जानकारों का मानना है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करने के लिए कई फॉर्मूले हो सकते हैं। जैसे कुछ राज्यों में लोकसभा के मद्देनजर चुनाव पहले कराए जाएं और जिन सरकारों का कार्यकाल खत्म हो चुका हो वहां आम चुनावों की तारीखों तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत मिलीजुली सरकार रहे या राष्ट्रपति शासन लागू हो। अगर सरकार चाहे तो सबसे पहले ये हो कि जहां 6 महीने के अंदर चुनाव या साल भर के अंदर चुनाव होने वाले हैं वो एक साथ कराए जाएं। दूसरे ये कि जहां भी विधानसभा को विघटित किया जाता है वो इस बात को ध्यान में रख के किया जाए। हालांकि देश के संघीय ढांचे में राज्यों की सरकारों और विधानसभाओं को इसके लिए राजी करना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं होगा।
दरअसल 1967 तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ ही होते रहे, लेकिन 1968 और 1969 में कुछ राज्यों की विधानसभाओं के भंग होने पर यह सिलसिला टूट गया। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। शिक्षा के अधिकार कानून के 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन देश के लगभग 50% बच्चे स्कूल से दूर हैं। जंतर मंतर पर आज देश भर से स्कूलों के बच्चे, शिक्षाविद और शिक्षा के अधिकार को लेकर आवाज उठा रहे संगठनों ने प्रदर्शन किया। स्कूल जाने की उम्र में ये बच्चे शिक्षा का हक हासिल करने के लिए राजधानी में प्रदर्शन कर रहे हैं। करीब 5 साल पहले राइट टू एजुकेशन कानून तो बना, लेकिन बच्चों को उनका वाजिब हक नहीं मिल पाया। देश भर के पिछड़े इलाकों से आए ये बच्चे अब भी मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। आखिर इन बच्चों को स्कूल क्यों छोड़ना पड़ा, जरा सुनिए इन्हीं की जुबानी। पानी कहते घर से लेके आओ, अपने घर से एक बोतल लेके आओ तो पियो। बाथरूम भी साफ नहीं रहता हमारे स्कूलों का। जो टीचर का टॉयलेट है वो तो साफ है, वो खाना आता है वो भी अच्छा नहीं आता, उसमें भी कभी कभी कीड़े आ जाते हैं, कभी कंकर आ जाते हैं। उनको कैसे खाएंगे बच्चे, और बीमार पड़ जाएंगे उन्हें खा के। तो हमारे स्कूल में पढ़ाई ठीक से नहीं होती है। अगर टीचर नहीं आते तो अरेंजमेंट लगता है तो वो वाले टीचर नहीं आते, और आते हैं तो अपने बातों में लगे रहते हैं, बच्चों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। इस साल 1 अप्रैल को राइट टू एजुकेशन कानून के 5 साल हो जाएंगे। कानून में 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का कानूनी हक दिया गया है, लेकिन हकीकत ये है कि 60 लाख बच्चे आज भी स्कूलों से बाहर हैं। केवल 8% स्कूल ही कानून के सारे मानकों को पूरा करते हैं। 12% स्कूल सिर्फ एक टीचर के भरोसे चल रहे हैं। निजी स्कूलों में 25% गरीब छात्रों का कोटा 70% खाली रह जाता है। इस सरकार ने 27,000 करोड़ से घटाकर राइट टू एजुकेशन एक्ट को लागू करने वाले एसएसए का बजट 22,000 करोड़ कर दिया। ये जो बजट की कटौती है, रिसोर्सेज नहीं होंगे तो कैसे लागू होगा, आप हमको बताइए। रिसोर्सेज नहीं है आपके पास, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है आपके पास। शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे लोग इस बात से भी चिंतित हैं कि केंद्र का बजट कम होने से कहीं राज्य सरकार इस कानून के प्रति और लापरवाह न हो जाएं। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। मलेशिया में जारी संकट का असर शेयर बाजार पर दिखा। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 654 अंक की गिरावट के साथ 27,458 पर बंद हुआ। पिछले 3 महीने में सेंसेक्स का ये सबसे निचला स्तर है। निफ्टी भी 189 अंक गिरकर 8,342 पर बंद हुआ। यमन में विद्रोहियों पर सऊदी अरब के हमले से कच्चे तेल के दाम में 6% की बढ़ोतरी हुई है। लगभग सभी क्षेत्रों में शेयर आज घाटे के साथ बंद हुए। शेयर बाजार के अलावा रुपया भी आज 34 पैसे टूटा है। आज $1 62.67 का था और पिछले 2 सप्ताह में रुपए में एक दिन में ये सबसे बड़ी गिरावट है। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुका है। दूसरे सेमीफाइनल में कंगारुओं ने टीम इंडिया को 95 रन से हरा दिया है। अब 29 मार्च को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की टक्कर न्यूजीलैंड से होगी। विश्व कप की खिताबी जंग में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड के साथ होगी भिड़ंत। खत्म हुआ टीम इंडिया का शानदार सफर। वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल में मेजबान ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। कंगारुओं ने दूसरे सेमीफाइनल में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। स्टीव स्मिथ के 105 और आरोन फिंच के 81 रन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 328 रन बनाए। टीम इंडिया की तरफ से उमेश यादव ने 4 विकेट लिए। जवाब में 329 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने ठोस शुरुआत की, लेकिन बाद में भारतीय टीम का मध्य क्रम बुरी तरह फ्लॉप रहा। कोहली 1 और रैना 7 रन के निजी स्कोर पर चलते बने। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी के आक्रमण के आगे शिखर धवन 45, अजिंक्य रहाणे 44 और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 65 रन बनाने में कामयाब रहे। 47वें ओवर में पूरी टीम 233 रन पर ऑल आउट हो गई। धोनी ब्रिगेड की इस हार से भारतीय क्रिकेट प्रेमियों में खासी निराशा है। बेशक टीम 2011 के इतिहास को दोहराने में नाकाम रही, लेकिन इस विश्व कप में लगातार 7 मैच जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया। 29 मार्च को मेजबान टीमों के बीच एक और कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच एक बड़ी खबर यह रही कि आम आदमी पार्टी में जो 2 धड़ों के बीच में लड़ाई चल रही थी, उस बीच में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के इस्तीफे की खबरें हैं। क्योंकि पिछले 3 दिनों में इस तरह की खबरें थी कि जो बैठक होने वाली थी
और उसमें उससे पहले ही उन दोनों ने रिजाइन करने का फैसला किया है। अनु दीवान हमारे साथ हैं फोन पर। अनु, क्या खबर है इस वक्त? क्या योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के जो इस्तीफे की खबरें हैं, कितना दम है इस पे? कविंदर, बिल्कुल जिस तरह आज पीएसी की तीसरी बैठक थी इस महीने में और अभी कुमार विश्वास ने जिस तरह बताया कि 17 मार्च को जो पीएसी की पहली बैठक हुई थी उसमें बेसिकली योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने इस्तीफे की पेशकश की थी। उन्होंने कहा था कि ये मेरी शर्तें हैं, अगर ये मान ली जाती हैं तो ये इस्तीफा हम वापस ले लेंगे। पार्टी ने अभी पीएसी में तय किया है कि वो 5 शर्तें जो उन्होंने रखी थी वो मान लेते हैं, लेकिन जो शर्त उन्होंने ये बोला था कि अरविंद को संयोजक पद से हटाया जाए वो नहीं मानी गई है। लेकिन अभी तक पार्टी ने अभी तक योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। पार्टी ने इसके ऊपर अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि शर्तें मानने के बाद अरविंद केजरीवाल की जो उन्होंने संयोजक पद के इस्तीफे की मांग की थी कि अरविंद एक ही पद संभाले, या सीएम या संयोजक पद, ये नहीं मानी गई। बाकी जो शर्तें थी कि नेशनल एग्जीक्यूटिव में कुछ मेंबर्स ऐड किए जाए, वॉलंटियर्स को पावर्स दी जाए, साथ ही साथ योगेंद्र यादव ने एक शर्त ये रखी थी कि उनको हरियाणा का प्रभारी घोषित कर, सीएम घोषित कर, नवीन जयहिंद जो उनके ही कॉम्पिटिटर रहे हैं उनको कोई जिम्मेदारी न दी जाए। तो पार्टी ने ये बात भी योगेंद्र यादव की मान ली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। रहिए आप राजसभा टीवी के साथ।